नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ में हूं पूजा परमार। अब शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देश में एक बार फिर से कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 87,115 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। देश में कोरोना के कुल केस अब 40,20,239 हो चुके हैं और देश में कोरोना से एक दिन में 1,066 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से अब तक 69,635 लोगों की जान जा चुकी है। बीते दिन 69,625 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं और वहीं अब तक कुल 31,04,512 कोरोना के मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। और वहीं देश में अब 8,45,477 कोरोना के एक्टिव केस हैं। वहीं बात की जाए देश में कोरोना के अब तक के आंकड़े की, तो कोरोना का आंकड़ा 40 लाख को पार कर गया है। वहीं बीते दिन में भी एक बार फिर से कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 87,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और देश में अब 8,45,477 कोरोना के एक्टिव केस हैं। देश में हर दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जो कि काफी चिंता की बात है और इसके लिए सभी अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, लखनऊ में भी काफी ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं और योगी सरकार भी इसके लिए पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है। वहां की क्या तैयारियां हैं और नए केस वहां पर क्या सामने आए हैं? देखिए पूजा, सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोजाना जो कोरोना के केसेस हैं वो उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 700 प्लस केस हैं, 800 प्लस केस हैं। 48 घंटे की बात करें, अगर 2 से 3 दिन पीछे जाते हैं तो 600 प्लस केस हैं। यानी कि 500 का आंकड़ा हर वक्त पार रहता है, हर दिन पार रहता है और ये चिंता का विषय बना हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिस तरीके से सरकार लगाम लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लगाम नहीं लग पा रहा है कोरोना पे और कोरोना के जो केस हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। 5662 नए केस 24 घंटे के दौरान आए हैं और इससे जो सीधे तौर पे संख्या है उत्तर प्रदेश में कोरोना केसेस की, वो 57,598 सक्रिय केस हैं। जो कंफर्म केसेस हैं 2,47,101। जो मृतक हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में 3,691 और जो अब तक स्वस्थ हो चुके हैं वो 1,85,812 हैं। और जो केसेस बढ़ रहे हैं पूरे बीते 24 घंटे के दौरान वो 5662 नए केस मिले। लगातार जिस तरीके से केस मिल रहे हैं, सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जो भी प्लानिंग बनाई जा रही है वो फेल हो रही है और कोरोना किस दिशा में मूव कर रहा है ये सरकार समझ नहीं पा रही। क्योंकि पहले शहरों में था, अब गांवों में भी हो गया, कस्बों में भी हो गया और कोई भी ऐसा एक्शन प्लान नहीं है कि किस तरीके से कोरोना को रोका जाए। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ में मुंबई में कोरोना का हाल बताने के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, मुंबई या फिर महाराष्ट्र की बात की जाए तो बीते 24 घंटे में वहां पर कितने कोरोना के मामले सामने आए हैं? जी देखिए, सबसे पहले सरकारी आंकड़े की बात अगर बताएं तो महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 8,63,643 हो गई है, जिसमें 25,964 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राज्य में एक्टिव मामले की बात की जाए कि 2,10,000 के आसपास जो है एक्टिव मामले हैं। लगातार जो है सरकार इस पे पहल कर रही है, कोशिश कर रही है कि कंट्रोल किया जाए, लेकिन सरकार के हाथ में कुछ आता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सरकार जो है आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लग गई है, कोरोना को दूर भगाने में नहीं लगी है। तो जी, जाहिर लेकिन तौर पर सत्यप्रकाश, कहीं ना कहीं इस काल में आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे भी ये लगातार ऐसे लॉकडाउन जारी रहा तो फिर भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। जाहिर तौर पर सरकार इसी दिशा में काम कर रही है कि आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। आर्थिक जो स्थिति चल रही है लोगों की बेहद खराब हो गई है। ऐसे में सरकार बाकी एंगल से भी जांच करते हुए देख रही है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जिस तरह से सरकार ने लोगों की जिम्मेदारियों पर कोरोना से जूझने के लिए छोड़ दिया है, वो कहीं न कहीं बेहद चौंकाने वाले हैं। हालांकि रोज जो है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, काम धंधे के लिए निकलते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था अभी सरकार ने किया है वो कहीं न कहीं चिंता का विषय है। ट्रेनों, बसों में देखा जाए तो लोग भर के जाते हैं, ऑटो रिक्शा में भर के जाते हैं लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं भी नहीं हो रहा है। तो जाहिर तौर पर कम से कम इस पूरे मामले में तो सरकार को दखल देना चाहिए, सरकार को कुछ पाबंदियां लगानी चाहिए। जी। प्रकाश, शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और बीते 24 घंटे में 87,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए, जो कि चिंता की बात है।
पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री वे फेंग के बीच हुई वार्ता समाप्त हो गई है। ये वार्ता 2 घंटे 20 मिनट तक चली थी। राजधानी मॉस्को में एक प्रमुख होटल में रात 9:30 बजे ये वार्ता शुरू हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल में रक्षा सचिव अजय कुमार और रूस में भारत के राजदूत डीवी वेंकटेश वर्मा भी वहां पर मौजूद थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री के कार्यालय की ओर से ये ट्वीट करते हुए जानकारी दी गई कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके चीनी समकक्ष जनरल वे फेंग के बीच बैठक संपन्न हो चुकी है। ट्वीट में कहा गया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच बैठक समाप्त हो गई। ये बैठक 2 घंटे 20 मिनट तक चली थी। भारत पहले ही चीन से कह चुका है कि वह सीमा क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए ईमानदारी से लगे हुए हैं। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, लगातार दोनों ही देशों के बीच में चर्चा चल रही है और अब जैसा कि चीनी रक्षा मंत्री चाहते थे वो मुलाकात भी रक्षा मंत्री से हो चुकी है। भारत के रक्षा मंत्री और चीनी रक्षा मंत्री के बीच में मुलाकात हुई है। क्या कहना चाहेंगे ये मुलाकात, क्या इस मुलाकात का कोई नतीजा निकलेगा? जी देखिए, सीमा पर जिस तरह से एलएसी के ऊपर विवाद बढ़ा हुआ है, इसको लेकर शांति स्थापित करने के लिए चाहे आर्मी स्तर पर बात हो, वो बातचीत चल रही है, या फिर राजनीतिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो ब्रिक्स के सम्मेलन में राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री पहुंचे हुए थे। वहीं चीन के रक्षा मंत्री ने भी मुलाकात का राजनाथ सिंह से मुलाकात के लिए कहा था और मुलाकात हुई। करीब 2 घंटे मुलाकात हुई है और यही कहा गया है कि किसी तरह से जो एलएसी पर तनाव बना हुआ है, तनातनी जो है दोनों देशों के बीच बनी है, उसको किस प्रकार से कम किया जाए, उसको लेकर ही चर्चा चलती रही। और भारत ने 2 टूक कह दिया है कि जिस तरह से 1962 के बाद चाइना ने फिर से ऐसी हिमाकत की है, तो तब तक रिश्ते जो है वो व्यापारिक रिश्ते जो है वो नहीं खोलेंगे जब तक एलएसी के ऊपर तनाव कम नहीं हो जाता है, जहां वहां शांति स्थापित नहीं हो जाती है। तो भारत अपने स्टैंड पे पूरी तरह खड़ा है और कहीं ना कहीं ये बातचीत जो है सकारात्मक दिशा की ओर जाती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि चाइना की तरफ से क्या अब आगे की रणनीति ली जाती है शांति स्थापित करने के लिए, वहां से क्या अपनी फौजें हटाएगा। तो इसी को लेकर अब देखना होगा कि चाइना किस तरफ जाता है और उसी के बाद ही एलओसी के ऊपर जो तनाव है वो कम हो पाएगा। बिल्कुल, लेकिन रविंद्र एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं चीन थोड़ा बहुत सजग है, क्योंकि चीन को भी लग रहा है कि भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। चाहे किसी भी सेक्टर की बात की जाए, चाहे वो रक्षा वाला सेक्टर हो भारत का या फिर जो आंतरिक सेक्टर हैं, उनमें भी भारत काफी ज्यादा विश्व स्तर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन भी इस बात से डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के दूसरे देशों से जो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं चीन को खतरा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं, खासकर केंद्र सरकार जो है इस समय मजबूत स्थिति में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहरी देशों से जो रिश्ते अपने बनाए हैं, उसी की वजह से चाइना भी लगातार जो है इसी चीज को लेकर पशोपेश में है कि भारत अब जिस तरह से उभर कर सामने आया है और उससे कहीं ना कहीं भारत की छवि जो है मजबूत हुई है। तो चाइना इस बात को लेकर भी परेशान है, क्योंकि अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो या इजराइल हो, सभी देश जो है, रशिया हो, सभी देश जो है भारत का पक्ष जो है मजबूत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी ये चीज समझ होगी कि भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा है और जो है कहा जाए तो भारत अब मजबूत स्थिति में है। हालांकि इसी दौरान जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि अगर भारत और चाइना का विवाद सुलझता है तो उसमें वो अपनी भूमिका भी निभा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शांति अगर स्थापित हो जाती है तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। बिल्कुल रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि भारत के रक्षा मंत्री और चीनी रक्षा मंत्री के बीच में मुलाकात हुई। ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली।
संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल को रद्द करने के मोदी सरकार के फैसले को लेकर तृणमूल कांग्रेस भले ही बीजेपी के खिलाफ हमले पर हमले बोल रही हो, लेकिन बंगाल में उसकी अपनी सरकार ने भी इसी रास्ते का अनुसरण किया है। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बंदोपाध्याय ने शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण अपने विधायकों को लंबे समय तक अंदर नहीं रखना चाहता। बंदोपाध्याय ने कहा कि देश में कोई भी विधानसभा लंबे समय तक सत्र नहीं चला रही है। और वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य और केंद्र सरकार के बीच जीएसटी कंपनसेशन को लेकर आने वाले दिनों में तकरार बढ़ सकता है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियों से अवगत कराया है। उन्होंने केंद्र सरकार के रवैये को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए कहा कि इससे अविश्वास का माहौल बनेगा। मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया है कि ये पत्र उन्हें उस परिस्थिति में लिखना पड़ा जब केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के जीएसटी कंपनसेशन की राशि देने से मना कर दिया है। इससे चालू वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य को लगभग 2500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। की व्यथा बताई है और राज्य को आगे ले चलने के लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। और आज जिस तरीके से सभी राज्य ने एक विश्वास के तहत देश को आगे बढ़ने के उद्देश्य से इनके वादों पर हमने अपने घुटने टेक दिए थे, एक तरह से कहिए कि हमने सारी रीढ़ की हड्डी की शक्तियां, रीढ़ की हड्डी उनको निकाल के दे दी थी। तो आज केंद्र सरकार का भी दायित्व बनता है कि राज्य सरकारों का ध्यान रखें। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अक्सर उकसाने की हरकत करने वाले चीन पर निशाना साधते हुए भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के मंच से दो टूक लहजे में कहा कि शांति के लिए आक्रामक रवैया ठीक नहीं है। मतभेदों को दूर करने के लिए आपसी भरोसा जरूरी है। रूस के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को चीन का नाम लिए बगैर कहा कि एक दूसरे के प्रति विश्वास, गैर आक्रामकता और संवेदनशीलता का माहौल एससीओ क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अहम है। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच बीते कल थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह लद्दाख पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पूरी रात सेना कैंप में ही बिताई। तनाव के बीच हालात का जायजा लेने पहुंचे थल सेना प्रमुख ने कहा कि वो लेह के कई इलाकों में गए और अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जवानों का मनोबल ऊंचा है और वे हर तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसको लेकर रक्षा विशेषज्ञ राहुल भोसले ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तनाव के बीच सेना प्रमुख का ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल MM नरवणे जी ने जो बयान दिया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है और वो एक नपातुला बयान है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारतीय सेना जो भी चैलेंजेस इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो अग्रिम क्षेत्र माना जाता है उसमें उनको
सहन करने की शक्ति है और उनको पार करने की उनके पास सहनशीलता और सक्षमता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय सेना जो लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड एरिया में लड़ाई करने के लिए हमेशा सक्षम रही है, अभी भी नहीं, पिछले कई दशकों से इस एरिया में ऑपरेट कर रही है और उनको इस एरिया में ऑपरेट करने का पूरा अनुभव है। अभी तक यही इरादा था कि चीन जो डिप्लोमेटिक वारदात की तरह से इस समस्या को उलझाए, लेकिन जब ऐसा नहीं लग रहा है और जब चीन ने और भी कुछ हरकत पैंगोंग त्सो के दक्षिण क्षेत्र में करने की कोशिश की, तो भारतीय सेना ने उसको पहले ही नाकामयाब कर दिया। और ये आर्मी चीफ का बयान बहुत ही सही जो बयान दिखाता है कि हमारी जो सेना है, हमारी सेना के जवान मोराल हाई है और आगे कोई भी चैलेंज आएगा उसको वो पूरी तरह से निपटाने के लिए तैयार है। भारत चीन में सीमा पर तनाव जारी है। इसी बीच अब हिमाचल प्रदेश से लगते तिब्बत बॉर्डर पर भी तिब्बती विशेष सीमावर्ती बल यानी कि TSFF की तैनाती की जा रही है। जवानों को वहां पर भेज दिया गया है। हिमाचल के किन्नौर और लाहौर स्पीति में लगती चीन की सीमाओं पर तैनाती के लिए SFF के जवान रवाना हो चुके हैं। शिमला पहुंचने पर तिब्बत समुदाय के लोगों ने इनका स्वागत किया और सीमा की सुरक्षा करने के लिए सैनिकों का हौसला बढ़ाया। तिब्बती समुदाय के बच्चों, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों ने शिमला के पथा घाटी पहुंचने पर सैनिकों का अभिवादन किया। ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है बीते हुए समय में 1960 के करीब में या 1970 के करीब में ये स्थापित हुआ था भारत सरकार के आदेश अनुसार। कितना इम्पोर्टेंट है टू बूस्ट देयर मोरल। हाँ, ये बहुत ही अनिवार्य है, खास तौर से हमारे जो यहाँ के वर्तमान स्थिति में चीन और भारत के जो फ्रंटियर के हिसाब से, जो हमारे बॉर्डर लाइन के हिसाब से चीन की ओर से अतिक्रमण करने की कोशिश जो है फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक जो अभी विवाद चला हुआ है, जो उनके ओर से अतिक्रमण करने की योजना चला हुआ है, उनके ओर से कूटनीति चला हुआ है, षड्यंत्र चला हुआ है, इस पर भारत सरकार के बीते हुए समय में या विद इन टाइम के अनुसार जो हमारे भारत सरकार के उनसे बड़े बड़े जो मिलिट्री फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनसे वार्तालाप किया था, लेकिन ये फल बिल्कुल निराधार के रूप में उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं है। लेकिन उनका जो है षड्यंत्र और गलत सोच जो है उनका ये है कि विस्तारवादी नीति को हमेशा अपनाने की सोच जो है फिलहाल के लिए रोक लगाने के लिए हमारे भारत सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से आदेश मिलने के पश्चात जो स्पेशल बटालियन फोर्स जो है, विकास बटालियन जो है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है, अब पेंगोंग लेक सीधे जाके यहाँ से 878.5 किलोमीटर की दूरी पर पेंगोंग लेक सीधे जाएंगे, वहाँ पे मोर्चा संभालने के लिए रेडी है। अच्छा, आज के दिन हमारा ऊपर किन्नौर के बॉर्डर में तिब्बत के बॉर्डर अभी चीन के कब्जा में हमारा तिब्बत, वहीं पे हमारा आर्मी चल रहा है, तिब्बतियन का आर्मी, इसलिए हम लोग काटा करके यहाँ उनको वेलकम के लिए यहाँ पर आया। वो भी हम क्योंकि हमारा देश भी चीन के कब्जा में है, इसलिए हम भी उनको वेलकम के लिए, उनको सपोर्ट के लिए हम लोग लामा लोग, हमारा तिब्बतियन लोग सब यहाँ आ गए। इसलिए हम उनके सपोर्ट के लिए हम ज़्यादा नहीं बोल सकते, दिल में तो बहुत करने के लिए कोशिश बहुत है, फिर भी अन्य पर इतना हम यहाँ वेलकम के लिए आया। बाद में भी क्या क्या कर सकेंगे, क्या क्या कर चीन के अभी क्या क्या नहीं कर सके, वो भी हमको इतना विश्वास नहीं, जो एक शहर से एक करेगा दूसरे शहर से उल्टा करके हम भी। सुशांत केस से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशांत केस में देर रात शोभिक की गिरफ्तारी हुई। ड्रग मामले में शोभिक को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुशांत केस में एक नया मोड़ आ गया है। एनसीबी ने सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त की बड़ी खबर, अब रिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है और आज रिया को एनसीबी समन भेजेगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती भी जल्द ही गिरफ्तार हो सकती हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। सुशांत केस में देर रात शोभिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। ड्रग मामले में शोभिक को गिरफ्तार किया है एनसीबी ने और इसी के साथ में सैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया है।
और अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और आज रिया को एनसीबी समन भेजेगी और ये भी हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार एनसीबी कर सकती है। इस वक्त ये बड़ी खबर, एनसीबी इस पूरे मामले में बहुत ही सख्ती से काम कर रही है। एनसीबी ने रिया के भाई शोविक को गिरफ्तार कर लिया है और इसी के साथ में सैमुअल मिरांडा को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और अब आज रिया चक्रवर्ती को एनसीबी समन भेजेगी और ये भी बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि एनसीबी रिया को गिरफ्तार करे। इस वक्त की बड़ी खबर, एनसीबी ड्रग्स मामले में पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रही है, बहुत ही तीखे तरीके से इस मामले की जांच कर रही है और इसी जांच को आगे बढ़ाते हुए एनसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कल रात को शोविक को गिरफ्तार किया और इसके बाद में मिरांडा को भी एनसीबी ने हिरासत में लिया है। और इसी के साथ में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, एनसीबी बहुत ही तेजी से काम कर रही है, शोविक गिरफ्तार हो चुका है, इसी के साथ में मिरांडा भी गिरफ्तार हो चुका है और अब रिया पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्या कहना चाहेंगे? जाहिर तौर पर जिस तरह से एनसीबी जो है तमाम ड्रग्स चैट को लेकर जांच कर रही थी, ऐसे में जिस तरह से पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसकी पूछताछ के दौरान जो दस्तावेज मिले, जो एनसीबी को सबूत मिले, उसी सबूत के आधार पर जो है कल सुबह जो है एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के घर पे और सुशांत के मैनेजर शैमुअल मिरांडा के घर पे छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान जो है कई पुख्ता जो है दस्तावेज मिले थे, उसी दस्तावेज के आधार पर इन दोनों की जो है पूछताछ के बुलाया गया। करीब 8 घंटे की पूछताछ के दौरान तमाम सबूत मिले हैं एनसीबी को, जिसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है। रिया चक्रवर्ती के भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, शैमुअल मिरांडा को भी गिरफ्तार किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि आज जो है रिया चक्रवर्ती से किसी भी वक्त पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। वहीं गिरफ्तार दोनों शख्स को जो है एनडीपीएस अदालत में आज जो पेश किया जाएगा। जी सत्य प्रकाश, एक बात और है कि रिया के तो पूरे परिवार का नाम ही इस केस में है, तो आपको लगता है कि क्या एनसीबी रिया के पिता और माता से भी पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजेगी या फिर उन पर भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है? जाहिर तौर पर जिस तरह से एनसीबी काम कर रही है, जो तमाम दस्तावेज मिले, हालांकि अभी एनसीबी दस्तावेजों को खंगाल रही है, किन किन एंगल से किन किन बातों को लेकर चीजें सामने आ रही है। जाहिर तौर पर जब एनसीबी को पूरा पुख्ता दस्तावेज, देखिए एनसीबी तब तक गिरफ्तार नहीं करती जब तक उनके पास पुख्ता पूरी तरह से सबूत उनके हाथ न लग जाए। तो जाहिर तौर पर जो दस्तावेज उनके घर से उठा के लाए है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो टेलीफोन हो, तो तमाम चीजें जो है एनसीबी खंगाल रही है। अगर इस पूरे मामले की जानकारी मिलती है, हालांकि शोविक की गिरफ्तारी जो है जैद की द्वारा दी गई जानकारी के आधार पे की गई है। जी सत्य प्रकाश, अब तो आगे भी पता चलेगा कि इस मामले में और एनसीबी कैसा सख्त रुख अपनाती है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि एनसीबी पूरी तरह से इस मामले में बहुत ही सख्ती से कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में शोविक को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।